अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी शरियार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगा तारीख़ में 900 साल पीछे और मिलवाऊंगा तारीख़ के एक ऐसे किरदार से जिसकी तारीख़ नाकाबिल फरामोश है और बरसगीरो पाक हिंद की तारीख़ में उसका बहुत बड़ा किरदार है। तो बड़े बुज़ुर्गों का ये कौल है कि जो लोग अपनी तारीख़ को भूल जाया करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ तरक्की नहीं कर पाते। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मकबरे पे और मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हैं गौरी मज़ार सिस्टम का मोनूमेंट। तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आइए चलते हैं मज़ार के अंदर। आइए। तो दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मकबरे के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की कब्र यहाँ पे मौजूद है। और ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी छत, आप देख सकते हैं कि झूमर और शीशे का काम किया गया है। और दोस्तों, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान में पैदा हुए। उनका बचपन ज़्यादातर उनके भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ गुजरा। ये दोनों भाई गजनवी फ़ौज में एक सिपाही की हैसियत से जंगें लड़ते रहे। जब गजनवी सल्तनत कमज़ोर होना स्टार्ट हुई तो ये दोनों भाई गजनवी फ़ौज में गवर्नर के मुकाम तक पहुंच चुके थे। गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजना पे हमला करके उसको फ़तह कर लिया और वो अफ़गानिस्तान के सुल्तान बन गए। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ज़्यादा अपने उम्र का हिस्सा अपने भाई के साथ नायब की हैसियत से रहे और इस नायब की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान, मौजूदा सिंध, राजस्थान का इलाका फ़तह किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 558 हिजरी में अपने भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद अफ़गानिस्तान के सुल्तान बने और वो पहले ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को फ़तह करके मुकम्मल तौर पे यहाँ पर एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। दोस्तों, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लाहौर को फ़तह करने के बाद जब बठिंडा पे कब्ज़ा किया तो बठिंडा जो था वो पहले गजनवी सल्तनत का हिस्सा माना जाता था। लेकिन उस वक्त जब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने बठिंडा को फ़तह किया तो बठिंडा जो था वो अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्ज़े में था। तो दोस्तों, जब सुल्तान ने बठिंडा फ़तह किया और पृथ्वीराज चौहान को यह खबर मौसूल हुई कि बठिंडा सुल्तान मोहम्मद गौरी ने फ़तह कर लिया है, तो पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी फ़ौज लेके सुल्तान के मुकाबले के लिए निकला। मौजूदा दिल्ली के करीब करनाल के मुकाम पर तराइन के मैदान में राजा की फ़ौज और सुल्तान की फ़ौज दोनों का आमना सामना हुआ। इस फ़ौज में तादाद जो थी वो पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज की तादाद ज़्यादा थी और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास लगभग 40,000 की फ़ौज थी। तो इस जंग में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई और पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज जीत गई। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपनी जान बचाकर वापस अफ़गानिस्तान की तरफ लौट गए। तो दोस्तों, सुल्तान को शिकस्त का इतना रंज हुआ कि उन्होंने 1 साल तक ऐशो आराम की ज़िंदगी को तर्क कर दिया और सुल्तान ने 1 साल तक अगली जंग की तैयारी की और 1 साल के बाद 1192 में एक बड़ी फ़ौज के साथ हिंदुस्तान पर दोबारा हमला शुरू किया। 1 साल बाद सुल्तान पूरी तैयारी के साथ 1,20,000 की फ़ौज लेके गजना से पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देने के लिए निकले। तो सुल्तान गजना से फ़ौज लेके निकले और ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो वो तकरीबन 250 राजाओं की एक मजमूई फ़ौज जिसकी तादाद 3 लाख तक थी लेकर सुल्तान के मुकाबले के लिए निकला। दोनों फ़ौजें एक बार फिर
करनाल के मुकाम पर तराइन के मैदान में आमने सामने हुई और जंग शुरू हुई। इस बार सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ौज का पलड़ा भारी रहा और हिंदुस्तानी फ़ौज शिकस्त खा गई। पृथ्वीराज चौहान अपनी जान बचाकर मैदान से निकला, लेकिन सरस्वती दरिया के किनारे अफ़गानी फ़ौज ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और सुल्तान के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, तराइन की इस फतह के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि पंजाब हिंदुस्तान में एक कबीला आबाद था जिन्हें खोखर कहा जाता था। उनका असर और रसूख सिंध से लेके सवलाख की पहाड़ियों तक था और ये मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन थे और जो मुसलमान इनके हाथ आ जाता था उसको बहुत अजियतें देकर मार दिया करते थे। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जब गजना में यह खबर मिली कि खोखरों ने पंजाब में बगावत कर दी है, तो सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ खोखरों की सरकोबी के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए। दरिया चनाब और दरिया झेलम के दरमियान खोखरों से सुल्तान की बहुत सारी जंगें हुई और सुल्तान ने खोखरों का कत्लेआम किया। सुल्तान ने इतने खोखरों को गुलाम बनाया कि कहा जाता है कि हर अफ़गानी फौजी के पास 5 खोखर गुलाम मौजूद थे। खोखरों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान ने अपना अफ़गानिस्तान का सफ़र दोबारा से शुरू किया और झेलम तक पहुँचे। झेलम के इलाके सोहावा में दमियाक नामी गांव में एक फ़िदाई इस्माइली सिपाही ने सुल्तान को खंजर मार के कत्ल कर दिया और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुल्तान का मकबरा इस वक्त दमियाक में है और ये गांव छोटा सा एक गांव है। तो इस जगह पर, इस इलाके में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपनी आखिरी सांसें ली और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो दोस्तों, आपको ये बात भी बताता चलूँ कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनका ये कौल बहुत मशहूर है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो आप अपना जानशीन किसको मुकर्रर करेंगे, तो उन्होंने बताया कि मेरे हज़ारों बेटे हैं और वो मेरी जगह मेरी रियासतों पर भरपूर अच्छे तरीके से हुकूमत करेंगे। दोस्तों, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद उनकी रियासत 3 हिस्सों में तकसीम हुई। गजनी का तख्त ताजुद्दीन यल्दौस के हिस्से में आया, दिल्ली का तख्त सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला और मुल्तान का तख्त सुल्तान नासरुद्दीन कबाचा ने संभाला। यह तीनों सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के आज़ाद करदा ग़ुलामों में से थे और सुल्तान हमेशा इनसे ग़ुलामों वाला सलूक न करके इन तीनों को अपने बेटों की तरह मानते थे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की तस्वीर के पास खड़ा हूँ और मेरे राइट साइड पे गौरी मिसाइल सिस्टम का एक बहुत बड़ा मोनूमेंट लगाया गया है और यहाँ पे आप इसका नाम भी देख सकते हैं, IRBM गौरी, और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया मंडे 6 अप्रैल 1998 को। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तस्वीर के पास खड़ा हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर से लेस किया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम दिया। दोस्तों, 1974 में जब इंडिया ने अपने मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया, उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम को पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वी मिसाइल सिस्टम का नाम दिया। इसके मुकाबले में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को गौरी मिसाइल सिस्टम का नाम दिया और जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से मंसूब है। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने 1994 और 95 के दरमियान अपनी ज़ाती दौलत से सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का यह मकबरा बनवाया और कुछ सालों बाद यह मकबरा पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की तारीख जानकर आप बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।